वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है जी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैस सेक्शन। ठीक है, कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ मैस सेक्शन है क्या और ये एक्सप्लेन क्या करता है। तो हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो हमने ये कहा था कि लॉ ऑफ मैस सेक्शन बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है and it explains the relationship between the active masses of reactant and rate of reaction। ठीक है, लॉ ऑफ मैस सेक्शन की हम लोगों ने डेरिवेशन जो सी जब की थी तो हमने वहाँ पे एक वैल्यू जो से वो डिस्क्राइब की थी जिसको हम लोगों ने के सी कहा था। ठीक है, और वो के सी हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हम लोगों ने उसको जो जनरल एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था के सी का, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इट्स नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और उसको रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर, एंड ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब ये हम लोगों ने एक जनरल रिएक्शंस के लिए निकाला था। ठीक है, उसमें हम लोगों को ए बी जो कि रिएक्टेंट थे वो क्लियर नहीं थे, सी एंड डी जो रिएक्टेंट थे वो क्लियर नहीं थे। अब हम डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपको बताएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग जो सा इस लॉ को एप्लीकेबल करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग रिएक्शन लिखेंगे वो है जी, हम कहते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंड इट प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इट प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके लिए हम लोगों ने लिखना है के सी। तो के सी लिखने के लिए, डिटरमिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन जो सा टू डायरेक्शनल रिएक्शन होता है। एक इसका रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ और एक इसका रेट होगा रिवर्स रिएक्शन की तरफ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल आर स्मॉल एफ से, कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द रेट एंड स्मॉल एफ रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आया था स्मॉल के एफ जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का। एंड अब देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन टेक पार्ट कर रहा है, नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। अब ना अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कल मैंने कहा था इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, तो ये जो सी और डी है ना, ये जो सिंबल से पहले लिखा होगा, अगर यहाँ 2 लिखा होता ना तो हमने इसको पावर में करना था 2, लेकिन जब ये नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा तो इसको हम लोगों ने पावर में नहीं लिखना बल्कि इसको एज इट इज़ इसे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, के एफ कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर रिवर्स रिएक्शन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आर आर, हेयर कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द रेट्स एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स द रिवर्स रिएक्शन, while small k represent the proportionality constant or specific rate constant of the reverse reaction। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हम लिखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन, और ये जो सा है अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने इसको लिखना है इन दी फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है, रेज टू पावर। फिर हम लोगों ने कहा था ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया, ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आ गया। फिर हम लोगों ने कहा था एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाता है जी, आर एफ बिकम्स इक्वल टू आर आर। आर एफ की हमारे पास वैल्यू क्या आई हुई है जी, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ इक्वल टू के आर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था, हमने कहा था डेरिवेशन में ये कहा था कि कांस्टेंट सारे एक तरफ कर देने हैं और रिमेनिंग कंसंट्रेशन को एक तरफ कर देना है। हेयर के एफ जो उनसे वैसे ही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे के आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके के आर डिवाइड हो जाएगा, ये एज इट इज़ ऐसे कैसे आ जाएगा। तो हम लोगों के पास जो के एफ और के सी हम लोगों ने बताया था कि किसके इक्वल होता है, स्मॉल के एफ ओवर स्मॉल के आर विच इज़ इक्वल टू कैपिटल के एंड सी
एंड दिस इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल C concentration of nitrogen raised to power equal to their number of moles divided by concentration of nitrogen and concentration of oxygen. Is that clear? ये हम लोगों ने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को एक एग्जांपल के ऊपर एप्लीकेबल करके दिखा दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपका, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। उसका हम लोगों ने केसी लिखना है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शंस में आपने करना है, ये एक ही मेथड है जो आपने सिंपल सब में करना है। ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि अगर आपको से फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, आपने क्विकली इसको करना है, तो उसके लिए आपको क्या टेक्निक करनी है, आपने सिंपली लिखना है जी। हम ये कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, एंड इट प्रोड्यूस मीथेन एंड वाटर। अब मैंने आपको सिंगल स्टेप में बताऊंगी। सिंगल स्टेप में आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। सिंगल स्टेप में आपने क्या चीज़ याद रखना है, KC। अब ये ना ये टेक्निक है इसकी MCQs के लिए। आपने सिंपल क्या रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर रखना है। क्या करना है जी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा एज ए न्यूमरेटर, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा एज ए डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आप मुझे डायरेक्ट KC हम लोग कैसे लिखेंगे भी, कंसंट्रेशन ऑफ CH4 एंड H2O रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे के वैसे ही, एंड वाटर मॉलिक्यूल रेज़ टू पावर 3 जो कि इसका कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी MCQs के लिए टेक्निक। बेटे जब आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो तब आपने प्रॉपर डिटेल के साथ लिखना है, फॉरवर्ड का अलहदा, रिवर्स का सेपरेट, देन आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, ये प्रॉपर स्टेप्स के साथ करना है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर आपको पास MCQs आ गए, MCQs अगर आपको जो उनसे 12 MCQs आते हैं तो 12 मिनट्स के लिए आपको 20 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास जो उनसे वो 15 मिनट्स होते हैं, तो फिर आपके पास इतना ज़्यादा जो उनसे वो टाइम नहीं होता है कि आप एक इस पूरे को प्रॉपर तरीके से सोल्व कर सकें। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो आपने क्या याद रखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा न्यूमिनेटर और रिएक्टेंट हमेशा जो है वो किस पे आना है जी, डिनोमिनेटर के ऊपर आना है, ठीक है। फिर आपके टेस्ट योर सेल्फ के ऊपर में जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस दिए हुए हैं, मैं क्विकली इनको भी कर देती हूँ। और ये मैं आपको ये एक मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। फर्दर जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जी क्विक वे में, ठीक है। हम लोग कहते हैं फास्फोरस क्लोराइड का रिएक्शन हुआ क्लोरीन के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड इट प्रोड्यूस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब क्या होगा, ये वाली टेक्निक को आपने जहन में रखना है। KC इज इक्वल टू क्या, किसके को आ जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये देखिए ये नीचे आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग ये देखें ये PCl3 फास्फोरस क्लोराइड एंड क्लोरीन, ये हमारे पास इसका KC हम लोगों ने क्विकली लिख लिया। फिर एक और रिएक्शन है जिसमें है जी हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूस डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एंड इसका KC लिखेंगे तो इसके KC में अक्सर कन्फ्यूजन होती है। प्रोडक्ट ये है, ये रिएक्टेंट है, तो क्या लिखेंगे N2O4, ठीक है, N2O4। अब यहाँ पे देखें ये होगा NO2, और ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है, आपको पता है मैथ्स में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग जो उनसे वो हमारे पास किसी अल्फ़ाबेट से पहले जो भी वर्ड्स आता है वो हमारे न्यूमेरिकल फॉर्म आते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। केमिस्ट्री में हम इसको जनरल नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको दोनों वेज में बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बता दिया। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, अगर MCQs आ गया तो एक की के थ्रू आपको जो है डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि आपने इसको एलेबोरेट कैसे करना है। फिर आपका टेस्ट योर सेल्फ में एक क्वेश्चन है जी, आपको डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसमें आपने कोएफिशिएंट्स बताने हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या है, ये न्यूमेरिकल नंबर है। आप इसको केमिस्ट्री में हम लोग कह सकते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, ठीक है।
हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास ए 9.2 है, टेस्ट यू सेल्फ 9.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है जी आपका 4। इन्होंने डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए और इन्होंने कहा है कि इसमें से आपने ना कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास 2A + 3B। हम कहते हैं 2A 2 moles ऑफ A रिएक्ट विद 3 moles ऑफ B and they produce 4 mole of C and 2 mole of D। अब उसने कहा है कि इसमें से आपने कोएफिशिएंट्स जो उनसे वो पॉइंट आउट करना है। तो कोएफिशिएंट्स क्या हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट से पहले अल्फ़ाबेट्स के पहले और ये हमारे पास आए हुए हैं न्यूमेरिकल नंबर, ये हमारे पास क्या हैं जी, कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में जो मैंने इन सर्कल की ये कोएफिशिएंट्स हैं। फिर है जी हम कहते हैं 4x रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूस्ड 2y + 3z। इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या हैं जी, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 2 है एंड x का कोएफिशिएंट क्या है जी 4। फिर एक रिएक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है 2m + 4n, 2m + 4n एंड इट प्रोड्यूस 5O। तो हेयर हमारे पास जो से कोएफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे 2, 4 एंड 5, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आ जाता है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये डिफरेंट एग्जांपल थे जहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को अप्लाई किया और फिर हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी जी कोएफिशिएंट्स का। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर जो सा वो टेस्ट योरसेल्फ में जो सा ये क्वेश्चन है इसको एलेबोरेट कर दिया। अब हम लोगों ने ये जो KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करना, ठीक है। वैसे मैं इसको इधर ही रहने देती हूँ। आपको अगर ये वाली टर्म आती है ना लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, इसी से आप इसकी डेफिनेशन बना देते हैं विदाउट क्रैबिंग। मैथमेटिकल फॉर्म के थ्रू डेफिनेशन को लर्न करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग एज जो उनसे फुल और वैसे ही डेफिनेशन को लर्न करें। ये मैथमेटिकल फॉर्म के थ्रू ही मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगी। अब टॉपिक है जी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, ठीक है जी। अब ये इक्विलिब्रियम है क्या, इसकी डेफिनेशन इक्विलिब्रियम क्या है जी, ये कल भी मैंने आपको बताया था। यहाँ ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या हम लोग लिखेंगे इसको, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेशन है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ प्रोडक्ट पहला वाला प्रोडक्ट किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। प्रोडक्ट ऑफ ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट कल आपको बताया था किसको शो करती है, मोलर कंसंट्रेशन को। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये C और D एक केमिकल रिएक्शन में क्या थे जी, प्रोडक्ट थे। से फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा हुआ है A, ये इस रिएक्शन का हम लोगों ने KC लिखा हुआ है, ठीक है। C एंड D क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर, ये यानी पावर में लिखे हुए हैं, रेज्ड टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, जो इन दोनों के कोएफिशिएंट्स हैं, रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट ये बेसिकली क्या है, रेशो है। रेशो मतलब ये डिवाइड है, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट 2, यानी ये डिवाइड हो रहा है 2 किसके, प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। अब विदाउट क्रैमिंग आपको इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। अब इसका जो हम लोगों ने केसी का फॉर्मूला लिखना है, केसी का जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना है, केसी का फॉर्मूला हमारे पास ये जो डेफिनेशन बनी है ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू पावर, वही डेफिनेशन वही इसका फार्मूला वही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। रेज्ड टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एक वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है, रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, के सी की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, के सी की वैल्यू से करते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम के सी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, जब तक हम लोगों के पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं ना होगी हम के सी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो टू फाइंड द के सी वी हैव टू नो द एग्जैक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर हम लोगों को प्रॉपर तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ के सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ के सी कब होगी, इफ़ वी नो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, if we know the balanced chemical equation of कौन से रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन की। अगर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एग्जैक्ट मालूम होगी तब भी हम लोग जो हैं वो केसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये आ सकता है कि हमने डिटरमिन करनी है वैल्यू ऑफ केसी। अगर हम करना चाहते हैं, डिटरमिन करना चाहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ केसी, तो हमें क्या पता होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ केसी हम न्यूमेरिकल फॉर्म में केसी को कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमें पता होगी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पता होगी ना तभी हम इसकी वैल्यू केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम लोग डिफरेंट एग्जांपल में जाके ना आगे जाके जब हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे उसमें करेंगे तो आपको डिटेल में इसकी समझ आ जाएगी कि अगर हम केसी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सी और डी लिखा हुआ है ना, तो मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सी की वैल्यू 0.01 है, 0.1 मोल है, डी की वैल्यू क्या है 2 मोल है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0.05 आई है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0.02 आई है। तो इनको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके हम केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, रिएक्टेंट्स की, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू हमें किसकी पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की। फिर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये MCQs के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है
Kc डिपेंड्स अपॉन, Kc किस पे डिपेंड करता है जी? Kc डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है जी? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? मैं ये कहती हूँ ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में रिएक्टेंट प्रेजेंट है। अगर यहाँ से टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा करें, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे, इनके इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ये हर रिएक्शन के लिए नहीं, जनरली ऐसे होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जनरली रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन हर रिएक्शन के लिए नहीं होता, कंडीशन टू कंडीशन ये वेरी करता है, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है। तो ये डिपेंड करती है Kc की वैल्यू जो सी, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर आपको याद हो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जब डिस्कस की थी तो मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी जो Kc है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक खास टेम्परेचर पे अचीव किया जाता है। अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो Kc किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ये डिटेल में अगर आपको आ जाता है एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन डिटेल, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, रेशियो है जी यानी डिवीजन की है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स और कोफिशिएंट्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप इसका फार्मूला लिखेंगे, फिर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ Kc हम कब करते हैं? जब हमें एग्जैक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता हो, तब भी हम लोग जो है इसको Kc की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर ये था कि Kc की न्यूमेरिकल फॉर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पता होनी चाहिए। मैंने आपको जनरल एग्जांपल के थ्रू करके बता दिया कि अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पता हो, पहले तो हमें केमिकल ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन पता हो तो ये Kc बना लेंगे, Kc पता हो तो हम Kc की वैल्यू दी हो, ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो हम लोग Kc को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, हमने पढ़ा कि ये किस पे डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं Kc के यूनिट। Kc के यूनिट जो उनसे है ना, Kc की टू पॉसिबिलिटी है। या तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनका यूनिट होता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें Kc का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो हम अब हमारे जहन में क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस रिएक्शन में Kc का यूनिट होगा और किस रिएक्शन में Kc का यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप एग्जांपल के थ्रू अभी हम डिस्कस करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। Kc का यूनिट्स, Kc के यूनिट्स की टू पॉसिबिलिटी है। It may have units, may not have unit। अब ये क्वेश्चन राइज हुआ कैसे, कब? इफ़, अब ये इसका आंसर आ गया। इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट not equal to number of moles of product, अगर जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के हों उतने ही प्रोडक्ट के ना हो तो Kc का यूनिट होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट number of moles of reactant is equal to number of mole of product, तो तब उसका यूनिट नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ आयोडीन एंड इट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्ट करते हैं एंड ये प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दोनों सेम है। अब हम लिखते हैं Kc का यूनिट। पहले हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होना चाहिए। Kc लिखेंगे वो क्या आएगा, HI की पावर H2 एंड I2, ठीक है। अब एक ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 1 मोल पर डीएम क्यूब। कल आपको बताया था ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या है, एक ब्रैकेट का आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, सेकंड I2 का भी मोल पर डीएम क्यूब। अब ये देखें, ये भी अब इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये पावर बन जाएगा, यानी ये टोटल कितने हुए 2, और ये भी कितने थे 2, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो Kc का यूनिट क्या होगा, नो यूनिट। ये हमारी कंफर्म हो गया कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हों तो Kc का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है व्हेन Kc हैज़ यूनिट। व्हेन Kc हैव यूनिट, कब, अभी आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ एंड इट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। रिएक्टेंट के टोटल कितने मोल्स हैं, 1 और 3 4, यानी यहाँ पे 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट किया एंड इट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। 2 मोल्स इसने प्रोडक्ट के प्रोड्यूस किया, तो डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया। अब हम इसका Kc लिखते हैं, अमोनिया एंड इसका कोफिशिएंट 2, नाइट्रोजन 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन ये आ जाएगा 3। अब ऊपर देखें, ऊपर कितने होंगे, A की वैल्यू होती है मोल पर डीएम क्यूब, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ एक नाइट्रोजन की वैल्यू मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की मोल पर डीएम क्यूब, बट इसका हम लोगों ने क्या लिया, क्यूब। अब ये है 1, 3 और 1 प्लस क्या आ जाएंगे 4 मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर एंड ये आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। अब हम लोगों ने पावर को इकट्ठा कर लिया, 1 + 3 ये क्या हो जाएगा 4 मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब +4 आ जाएगा। अब ये 4 दोनों का सेम है, ये 4 जाए क्या क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मोल पर डीएम क्यूब कॉमन है, अब इनकी पावर को ये 2, ये +4 ऊपर जाएगा तो ये -4 मोल पर डीएम क्यूब, 2 में से ये माइनस के तो क्या आ जाएगा -2। अब ये बाहर पावर है तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। मोल को पर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा पर मोल स्क्वायर, डीएम से किया माइनस माइनस प्लस डीएम प्लस 3 2s are 6। तो ये हमारे पास Kc का यूनिट क्या आ जाएगा, पर स्क्वायर, मोल पर स्क्वायर एंड डीएम 6, ठीक है। अब ये देखें, जब हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तब Kc का कोई भी यूनिट नहीं था। और फिर हम लोगों ने देखा कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थे तो तब Kc का यूनिट होगा, ठीक है। अभी हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी जब आप करेंगे तो आपने इस यूनिट के साथ ही इनको प्रैक्टिस करना है। अब जल्दी से हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या। हमने कल डिटेल में पढ़ा था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, आज हमने डिफरेंट एग्जांपल पे हम लोगों ने उस लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को अप्लाई किया, ठीक है। देन हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में देखे कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में कोएफिशिएंट्स कौन से हैं। उसके बाद हमने जो डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया वो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किया,
जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर इक्वल टू देयर कोएफिशिएंट्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर उसका यूनिट डिस्कस किया, फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने केसी का यूनिट फाइंड आउट किया कि केसी का एक केसी अगर कहीं पे कंसंट्रेशन होगा तो उसका मतलब ये होगा मोल पर डीएम क्यूब। फिर उसके यूनिट्स की 2 पॉसिबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस की कि केसी का में कुछ रिएक्शन में केसी का यूनिट होगा, कुछ रिएक्शन में केसी का यूनिट नहीं होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किन रिएक्शन में केसी का यूनिट्स है, वो हमें पता चलेगा इस इक्वेशन से। अगर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के तो केसी का यूनिट नहीं होगा। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो तब हमारे पास केसी का यूनिट था, जो कि हम लोगों ने अमोनिया की फॉर्मेशन वाले एग्जांपल में जो सा वो डिस्कस किया। इसको आप रिटर्न प्रैक्टिस करिएगा। इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।